सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा पाकिस्तान के विवादित नए मैप पर। विवादित इसलिए क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अपने नए मैप के माध्यम से दावा पेश किया है। देखेंगे पाकिस्तान के दावे की सच्चाई क्या है, उसके तर्क कितने खोखले हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की छुपी हुई मंशा क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड के साथ, जिससे आप पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए समझ सकें। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे बेरूत विस्फोट। आपको पता है कि बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ है, जिसके वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, 4000 से अधिक लोग घायल हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक को काफ़ी डायनेमिक तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। यह बैकग्राउंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही बताएगा कि आखिर जूनागढ़ पर, जिसको लेकर अभी तक कोई विवाद नहीं था, उस पर पाकिस्तान ने दावा क्यों पेश किया है, और इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। आज़ादी के दौरान एक ही देश से 2 मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इनके निर्माण के समय, अर्थात दोनों मुल्कों के निर्माण के समय ही यह विवाद उत्पन्न हो गया था कि कौन से क्षेत्र किस देश का हिस्सा होंगे। जैसे ये बात जो है कि जो आपका बांग्लादेश है वर्तमान का, यह उस समय पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था, उसके साथ ये विवाद था। ठीक पंजाब वाले एरिया में यह विवाद था, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, कई एरिया में यह विवाद था कि आखिर कौन सा क्षेत्र किसका हिस्सा बने। ऐसे में बातचीत के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से, इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया गया। आज़ादी के समय देश में लगभग जो है कि छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं और इनकी जिम्मेदारी थी सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार हमारी बनी थी, उसमें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इनके पास जम्मू कश्मीर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को डील करने की जिम्मेदारी थी। अब हुआ क्या था कि ये जो रियासतें थीं, इनका भारत में मिलना थोड़ा सा इसलिए कठिन लग रहा था, और इसीलिए जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक कुटिल चाल चली थी। कुटिल का मतलब होता है कि बहुत ही सोचे समझी निगेटिव अप्रोच। इसमें इन्होंने किया क्या था कि रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने छूट दी थी कि वे स्वेच्छा से या तो भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, रियासतों के जो प्रमुख थे उन्होंने अपने अपने गुणा हिसाब से गुणा गणित लगाया, और हालांकि देखते देखते जो है कि जब आज़ादी का समय आया तो अधिकांश जो रियासतें थी उन्होंने भारत में विलय की बात मान ली। और यह इसलिए मान ली क्योंकि आज़ादी से पहले ही क्या कर रहे थे हम लोग, जो है कि रियासतों के एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। 27 जून 1947, ध्यान दीजिए समय कब का है, 27 जून 1947 को माउंटबेटन ने सरदार पटेल के अधीन राज्य विभाग का गठन किया, और राज्य विभाग का गठन करके ही क्या किया गया, सरदार पटेल को कहा गया कि आपको रियासतों के साथ क्या करनी है, बातचीत करना है। सरदार पटेल ने यहाँ पे एक व्यक्ति को चुना जो अपने सहयोग के लिए, और वह व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन रियासतों के जो है कि विलय करने में। इनका नाम है वीपी मेनन। इनका जिक्र आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
कुल मिलाकर 27 जून 1947 से हमने क्या किया, रियासतों को मिलाना प्रारंभ किया और कई रियासतें मिल भी गईं। और जो है कि 5 जुलाई अर्थात आज़ादी से पहले ही अगर हम देखें तो 5 जुलाई को पटेल ने क्या किया, सभी रियासतों को पत्र लिखा और उनसे कहा कि देखो 3 विभाग हमको आप दे दो, कौन से, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, और बाकी जो सभी स्वतंत्रताएं हैं वह रियासतों के प्रमुखों के पास रहेंगी। और यही कारण था कि जब रियासतें थीं उनको ये अच्छा ऑफर लगा, उनको लगा कि हमारे हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा है और साथ ही साथ भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। तो 15 अगस्त तक आते आते लगभग सभी रियासतों ने क्या किया था, विलय की संधि पर दस्तखत कर लिए। लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद आज़ादी का ख्वाब पाल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, मैं कश्मीर और हैदराबाद को डिस्कस नहीं करूँगा, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर पूरा मुद्दा जो सेंट्रिक पॉइंट है हमारा वो जूनागढ़ है, क्योंकि जूनागढ़ पर ही पाकिस्तान ने क्या किया है, दावा किया है, जिसको लेकर अभी तक कोई जो है कि विवाद नहीं था। तो जूनागढ़ को हम थोड़ा समझते हैं। जूनागढ़ पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र इलाके की एक बड़ी रियासत थी और यहाँ के नवाब थे महावत खान, और यहाँ की जो 80% से अधिक आबादी थी वह हिंदू थी। थोड़ा सा वर्तमान जो जूनागढ़ का क्षेत्र है आप इसको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। लेकिन यह रियासत काफ़ी बड़ी थी और यह जो कि गुजरात की जो सबसे बड़ी रियासतें थी उनमें शामिल थी। तो यहाँ के जो नवाब थे महावत खान, उनकी जो नज़दीकी थी वह जिन्ना के साथ भी थी और मुस्लिम लीग के साथ भी थी। तो स्वाभाविक है, जब विभाजन का दौर चल रहा था तो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने क्या किया, यहाँ के नवाब महावत खान को अपने फेवर में किया और जूनागढ़ के जो उस समय के जो दीवान थे अल्लाह बख्श, उनको हटाकर बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बना दिया। और जो शाहनवाज भुट्टो हैं ये आगे चलकर क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो भारत के अगेंस्ट में, और इसी के कारण क्या किया गया था, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दीवान अल्लाह बख्श की जगह पर शाहनवाज भुट्टो को यहां पर बैठाया था। शाहनवाज भुट्टो ने महावत खान पर दबाव बनाया कि वह पाकिस्तान में विलय कर लें। कुछ किताबों में यह लिखा गया है कि जिन्ना ने इस वजह से ऐसा किया जिससे क्या हो कि जूनागढ़ का विलय जब पाकिस्तान में हो जाएगा तो वह क्या करेंगे, जूनागढ़ के माध्यम से वह कश्मीर की सौदेबाजी करेंगे, अर्थात वो भारत से कहेंगे कि हम आपको जूनागढ़ दे रहे हैं, आप कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दो। भुट्टो अर्थात जो शाहनवाज भुट्टो हैं, इन्होंने इनके दबाव और नवाब की जो पाकिस्तान की ओर झुकाव के कारण उन्होंने क्या किया, 14 अगस्त 1947 अर्थात जिस दिन पाकिस्तान बन रहा है उसी दिन महावत खान ने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट दिया कि यहाँ पर 80% से अधिक आबादी हिंदू समुदाय की थी, तो यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी और इसी के कारण वह भारत में इसके विलय होने का प्रयास कर रहे थे। कई वहां पर नेता थे जो चाह रहे थे कि जो जूनागढ़ है उसका भारत में विलय होना चाहिए और वहां की जनता की भी इच्छा यही थी। खैर, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हुआ क्या है, किसी बीच सरदार पटेल ने को जब ये पता चला कि महावत खान ने ऐसा कर दिया है तो जूनागढ़ के 2 हिस्सों मांगरोल और बाबरियाबाद पर सेना भेजकर उन्होंने कब्जा करवा ली। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रमुख भूमिका आएगी वह बीपी मेनन की आएगी। बीपी मेनन ने कूटनीति का सहारा लेते हुए भुट्टो जो थे उनसे मुलाकात की और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं और उनका जो है कि पाकिस्तान में विलय बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उस समय तो बिल्कुल नहीं जब बड़ी आबादी क्या कर चाह रही हो, भारत में मिलना चाह रही हो। अब जब भारत में मिलना चाह रही है तो ये इनको क्यों ऐसा करना था कि शाहनवाज भुट्टो क्या कर रहे थे, उसमें मिलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, नवाब पर दबाव डाल के करवा तो लिया था। लेकिन जो बीपी मेनन मिले तो उन्होंने अपने तर्कों से कई चीज़ों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा आगे चलकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में भुट्टो ने दबी जबान से जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह करा लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आखिर जनता कहाँ किसके फेवर में रहना चाहती। इसी दौरान गांधी जी के पोते समलदास गांधी की अगुवाई में बॉम्बे में जूनागढ़ की अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने जनमत की राय देखते हुए भारत में विलय के आंदोलन को क्या की, हवा दी और बढ़ते हुए आंदोलन के प्रभाव को देखकर नवाब महावत खान कराची भाग गया।
कराची भाग गया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो अंतरिम सरकार ही वही क्या हो गई, मुक्त हो गई। नवंबर 1947 के प्रथम सप्ताह में शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर जूनागढ़ के भारत में विलय की घोषणा कर दी। उनको लगा कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है, जब यहाँ पर सभी पूरी जो जनता है वह आंदोलन कर रही कि हमें भारत में मिलना चाहिए, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जनता के राय के अगेंस्ट में जाकर विलय कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान के साथ हुआ विलय था उसको कैंसिल कर दिया। नवंबर माह में ही क्या हुआ, भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इससे उस समय के जो गवर्नर थे माउंटबेटन, वह नाराज हो गए। तो चलिए, माउंटबेटन नाराज इसलिए हुए, उनको लगा कि हमने कब्जा किया है, जबकि क्या था, वहां की जनता चाह रहे थे। भारत ने बाद में इसमें जनमत संग्रह कराया तो पता चला 90% से अधिक जनता भारत में विलय को स्वीकार करती है। अब इसके बाद माउंटबेटन की जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई और 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया। अब देखिए, जब देश का हिस्सा बन गया उसके बाद कोई विवाद नहीं है और पूरी विलय हुआ, जनमत संग्रह हुआ, तो इस पर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, इसी से विवाद जुड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार अर्थात कल की बैठक के दौरान अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा, न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया। पॉलिटिकल मैप जब इन्होंने जारी किया तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप टेक्स्ट को समझिए कि क्या है। उन्होंने यह जो है कि मैप जारी कर इस नक्शे में गुजरात के जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया। अब जूनागढ़ के साथ साथ इसमें सरक्रीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी क्या किया है, उन्होंने पाकिस्तान का भाग बताया है। अब इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। अब वो यह करना चाहते हैं कि वह यह बताना चाहते हैं कि जो जनमत संग्रह हमने करवाया था और जिसके लिए बेनजीर भुट्टो ने कहा था और जिसके लिए वहाँ की जनता डिमांड कर रही थी, वह ठीक नहीं था। अर्थात हमारा जो अप्रोच था वह इसको यह कहना चाहते हैं कि हमने कब्जा किया, जबकि वह यह नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने वहां के नवाब और साथ ही साथ अपने ही पसंद के दीवान को बैठाकर क्या किया था, पाकिस्तान में जो है कि विलय करवाया था, जिसके लिए जनता वह क्या कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी। और विरोध का आलम यह था कि आंदोलन हुआ, आंदोलन से बचने के लिए क्या हुआ, नवाब को कराची भागना पड़ा। लेकिन वहां पे इन्होंने क्या चाल चली है, यह दिखाने के लिए कि भारत शुरू से ही क्या करता है कि जो जनमत संग्रह है या जो मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, उनका पालन नहीं करता है। और चूंकि पाकिस्तान में विलय उसका एक बार हुआ था, इसलिए वो भी क्या है, पाकिस्तान का एक हिस्सा। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हमें अपना मैप देखना होगा। ये देखिए, हम अपना मैप आपको दिखा रहे हैं। तो इस मैप को देखिए, आपको जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का एरिया दिखा है। इसी में हमने क्या है, एक एरिया है पीओके का, अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं गुजरात का। आप मैप देख लीजिए, गुजरात का मैप देख लीजिए। यहीं पर आपको एक सर क्रीक वाला एरिया दिखा पता होगा। सर क्रीक को लेकर थोड़ा सा विवाद है, जूनागढ़ को लेकर कोई विवाद हालांकि नहीं। अब इन्होंने देखिए जो मैप है वो जो जारी किया है, आप हाँ एक चीज और, जम्मू कश्मीर और थोड़ा लद्दाख का मैप देखिए कितना हमारा बाहर की ओर निकला हुआ है। अब इनके मैप को मैं दिखाता हूं, उस मैप को थोड़ा सा आप समझिए और देखिए। ये देखिए, इन्होंने एक जो मैप जारी किया है कि पहले का जो इनका, ये देखिए ओल्ड पाकिस्तान वाला जो मैप है, इसको देखिए और इसका जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखिए। अब देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा सीमित है। दूसरा, अब इनका जो मैप देखिए जम्मू कश्मीर एकदम उत्तर वाला, इनका कितना इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्षेत्र नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे इस मैप में देखिए व्हाइट कलर का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है कितना नैरो है, कितना संकीर्ण। वहीं जो नया मैप इन्होंने जारी किया है वह देखिए वह कितना बड़ा उन्होंने फैला दिया। दूसरी तरफ आप एक चीज देखिए कि यह जो आपका गुजरात का क्षेत्र है, इस पर भी इन्होंने दावा किया है। मैं एक दूसरा मैप ले लेता हूं, इसको आप देखिए। अब देखिए ये वाला जो मैप है इनका, अब इन्होंने इस मैप के माध्यम से क्या किया है, ये देखिए एक छोटा सा एरिया, ये आपका कच्छ जो जूनागढ़ का है, देखिए जो एक ब्रैकेट में बना हुआ है, यही क्या है, जूनागढ़ का मैप है। इसको भी इन्होंने क्या किया, अपने में शामिल कर लिया है। अर्थात अगर आप अरब सागर वाला क्षेत्र देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, अपने मैप की चौड़ाई बढ़ाई है। उत्तर में भी इन्होंने क्या किया है, चौड़ाई बढ़ाई। तो
उत्तर में चौड़ाई बढ़ाकर ये क्या कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया है वो भी हमारा है। इधर साउथ में क्या कह रहे हैं, जो जूनागढ़ और सरक्रीक वाला क्षेत्र है ये भी क्या है, हमारा। तो कहीं ना कहीं ये बस यह है कि एक बार जो हमने कुछ एक्टिविटी की थी उसके लिए तिल मिलाए पड़े हुए हैं। आपको याद हो तो 5 अगस्त 2019 को हमने क्या किया था, अनुच्छेद 370 में परिवर्तन किया था, उसको निष्प्रभावी कर दिया था और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को हमने समझते हुए कहा था कि आने वाले समय में भारत की एकता और अखंडता भी बनी रहेगी और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के हित भी हम साध सकेंगे। इसके कारण हमने क्या किया था, परिवर्तन किया था। अब इन्होंने क्या किया है, कल का जो दिन था वो 4 अगस्त था, तो अर्थात जो है कि 5 अगस्त की जब हमारी उस 370 को हटाने की एनिवर्सरी, उससे पहले इन्होंने क्या किया, अपना नया मैक्स जो है कि नक्शा जारी कर दिया और नक्शा जारी करके उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वह कश्मीर के लोगों को दर्द को समझता है, इसलिए उनके साथ खड़ा है। अर्थात उसका कहना है कि अनुच्छेद 370 में जो हमने परिवर्तन किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। इसी मनोभाव से पाकिस्तान ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को अपना भाग बताया है। उसने कहा है कि जो भारत ने किया वो गलत है, वो 2 आधारों पे गलत है। एक तो हमने भारत की तरफ वो कहता है कि हमने जो है कि जनमत का ध्यान नहीं रखा, दूसरा वो कहता है कि चूंकि ये एरिया हमारा है इस वजह से हमने क्या किया है, इसको अपने में दिखाया। कई समीक्षकों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा जो पाकिस्तान यह इस वजह से कर रहा है क्योंकि भारत ने अनुच्छेद 370 में जो लास्ट ईयर परिवर्तन किया था उसको गलत साबित करने में पाकिस्तान बिल्कुल फेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत की ही बात को स्वीकार किया है। इसके कारण वह कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन लेने के लिए, कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए और साथ ही साथ कश्मीर में तनाव क्रिएट करने के लिए उसने कहा है कि पूरा कश्मीर अब हमारा। तो इससे एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि पाकिस्तान का जो पक्ष है वह क्या है, जमीन का अधिग्रहण करना, वह किसी देश किसी क्षेत्र के लोगों के साथ मानवीय संवेदना के आधार पर नहीं जोड़ता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के एनिवर्सरी के आधार पर उसने किया है। कुछ लोग कहना है कि चूंकि पाकिस्तान इस समय कई प्रकार के अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए उसने क्या किया है, ऐसा किया है। इसके साथ ना ही सिर्फ उसने क्या किया है कि जो क्षेत्र विस्तार किया है, अर्थात मैप में भारत के क्षेत्रों को भी पाकिस्तान में दिखाया है, बल्कि उसने जो है कि कश्मीर को लेकर एक परिवर्तन ये किया है कि जो कश्मीर था, कश्मीर का जो क्षेत्र हमारे पास है उसको कहता था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब उसको कहेगा वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब हमने क्या किया है, इलीगली ऑक्यूपाइड किया है। तो यह वही बात हुई कि हमने क्या किया है कि जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान को अभी कब्जा करने रखने की, अर्थात पीओके में जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान की अभी हम हुकूमत को थोड़ा बहुत स्वीकार कर रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है कि आओ हमको भी उसको भी क्या करो, मुक्त करा लो, तभी हम क्या करेंगे, चैन से बैठेंगे। और इन्होंने कहा है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नाम से ही अब इस क्षेत्र को बुलाएंगे, बताएंगे और सब जगह लिखेंगे भी। खैर, लिखने बोलने और कहने से ही अगर किसी दूसरे का घर आपका हो जाता तो आप क्या करते, ऐसे तो आपने पूरे भारत को कर लिया होता। अब जो है कि क्या हुआ, एक चीज परिवर्तन इन्होंने और किया है। अब तक पीओके को दिखाने के लिए एक डॉटेड लाइन वाली सीमा रेखा का दिखाया जाता था मैप पर। इसने क्या किया है, अब पाकिस्तान ने उसे पूर्णतः स्पष्ट रेखा, अर्थात ऐसा नहीं होता कि आपने देखा होगा कोई विवादित क्षेत्र होता है तो उस पर कोई मेड़ वगैरह बना देते हैं। इसने कहा कि नहीं, अब हम वहां पे दीवार चला रहे हैं, तो दीवार नहीं, मैप पर इसने क्या किया है, स्पष्ट रेखा खींच कर दिखा दिया है कि नहीं, जो भी पीओके वाला है अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो है ही है, भारत वाला भी एरिया उसने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि उस भूमि अधिग्रहण की नीति पर आगे बढ़ रहा है और उसको जो प्रश्रय दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है चीन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखिए, चीन के ही समर्थन से कुछ दिन पहले नेपाल ने भी ऐसा ही किया। अब पाकिस्तान इसी राह पर आगे बढ़ गया। पाकिस्तान नए मैप के माध्यम से जो ऐतिहासिक घटनाक्रम मैंने जूनागढ़ के बताए उनको भी क्या करना चाहता है, उभारना चाहता है और वो अपने हिसाब से उन्हें व्याख्यायित करना चाहता है। वही दिखाना चाहता है कि जूनागढ़ या कश्मीर का जो इशू है, उनका जो भारत में विलय हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और वही कहना चाहता है कि जो जनमत है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ हमने कार्य किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
इमरान खान ने क्या कहा है कि नया राजनीतिक नक्शा पाकिस्तान की जनता की मांगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब तो ये वही बात हुई ना कि भारतीय फौज भी जाके क्या करे, जो है कि उनके पूरे देश पे कब्जा कर ले और फिर हम कहें कि हमारे भारत देश के लोगों की ऐसी मंशा थी। तो ये तो बहुत इलॉजिकल टाइप का हो जाएगा ना कि भाई आप जो है कि किसी दूसरे के घर पर, दूसरे के क्षेत्र पर आप कब्जा करके कह रहे हो या उसको अपने यहाँ के दिखा के कह रहे हो कि वहाँ के देशों की जो है कि जनता की मांगों का प्रतिनिधित्व करता है। और इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया इसमें कि कश्मीर के लोगों की सैद्धांतिक विचारधारा का समर्थन करता है। तो इनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कश्मीर की अधिकांश आबादी क्या चाहती है, भारत से मुक्ति चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चीज़ें सामने आती। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी जोड़ा कि भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर में जो गैर कानूनी, इन्होंने शब्द क्या दिया है, गैर कानूनी कदम उठाया या जो नया हमने राजनीतिक नक्शा बनाया उसको हम नकारते हैं। तो इनके नकारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के पास तर्क हैं, आधार हैं और साथ ही साथ माउंटबेटन के समय के वो सभी विलय पत्र और संधियां हैं, समझौते हैं, जिनके आधार पर हम अपनी जो है कि वैधानिकता को साबित करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत द्वारा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, भारत द्वारा जो है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर गिलगित बाल्तिस्तान को अपना हिस्सा बताया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने जो किया है वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो है कि सही किया है। भाई जब हमारा क्षेत्र था तो हम उसको अपने ही क्षेत्र में दिखाएंगे, जब हमारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का पूरा विलय हुआ तो पूरा भारत का ही भाग था ना। आपने बाद में उस पर कब्जा किया तो कब्जाकारी तो आप है ना, वो तो हम अपने क्षेत्र में है तो हम अपने क्षेत्र में दिखाएंगे। कुल मिलाकर आगे कुरैशी ने भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक जनमत संग्रह होगा जो फैसला करेगा कि कश्मीर का भविष्य क्या होगा। आगे कुरैशी ने भी कहा कि नया जो नक्शा है कश्मीरी लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के खड़े होने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो इनकी प्रतिबद्धता कहीं नहीं है, कुछ भी कश्मीर उश्मीर के लोगों के लेकर कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस समय चाइना के माध्यम से जो है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि वह जो सीमा विवाद हैं उनको उलझाए, ना कि सुलझाने का प्रयास कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव कश्मीर के लोगों को यह हक देता है कि वह जनमत संग्रह के माध्यम से फैसला करें कि वो किसका भाग बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यूनाइटेड नेशन जो है कि इस बात की कहता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसकी मांग और वो जनमत संग्रह जिस देश के लोग जहां पर रह रहे हैं वहीं पर करवाया जाएगा, तो किसी दूसरे देश के कहने पर जनमत संग्रह नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसे ही कि आज कोई 10 व्यक्ति कहें कि जनमत संग्रह करवा लीजिए, तो ये जनमत संग्रह करवाने का मतलब क्या है कि हमें यह स्वीकार कर लेना है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत है, वो हमारा एरिया है ही नहीं। भाई जब एक घर है, एक परिवार है, एक क्षेत्र है, तो उसमें जनमत संग्रह की बात ही कहां आती है। और इसी के कारण भारत ने इस पूरे मुद्दे पर जो है कि स्पष्टीकरण किया है। उसने इस मैप को हास्यास्पद बताया है, साथ ही साथ बेवकूफ़ी भरा कार्य बताया है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इन गतिविधियों से भारत और जो है कि पाकिस्तान के संबंध प्रभावित होंगे। और पूरी तरह से भारत ने इस पूरे मैप और उसके तर्कों को खारिज किया है। और जो जूनागढ़ का जो क्षेत्र उन्होंने दिखाया उसको लेकर कहा है कि यह वह क्षेत्र है जिस पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने चाहिए। तो कुल मिलाकर उसके नक्शे की ये हकीकत कुछ ये है। हम बढ़ते हैं अगले दूसरे टॉपिक पर की ओर, बेरूत विस्फोट। आप देखिए ये जो विस्फोट के बाद ये जो एरिया है आप इसको देख सकते हैं कैसे यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये विस्फोट की कुछ तस्वीरें हैं, कैजुअलिटी की तस्वीर मैं नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा अमानवीय होता है। खैर आइए, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से विस्फोट हुआ है, इसके लिए थोड़ा हम इसको समझते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में धान के खेतों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो हमें क्या पता चला कि यह एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज होता है। अधिकांशतः इसको हम किसी चीज़ में मिश्रित करके प्रयोग करते हैं, क्योंकि अकेले के रूप में जब ये खाली रहता, मतलब अकेले मतलब केवल अगर हम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करें तो ये विस्फोटक हो जाता है। इसका प्रयोग उर्वरक, कीटनाशक, विस्फोटक सामग्री, आतिशबाजी, नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड के शोषण करने, शीतकारक मिश्रण के पदार्थ बनाने, एंटीबायोटिक्स बनाने और इष्ट के पोषक के रूप में किया जाता है। अर्थात इसके कई मल्टीपल यूज होते हैं, लेकिन इसका जो सर्वाधिक प्रयोग होता है या तो उर्वरक के रूप में होता है या फिर वो आतिशबाजी के या जो है कि विस्फोट सामग्री बनाने के काम में आता है।
इसके जो है कि अति विस्फोटक प्रवृत्ति के कारण ही कई बार क्या होता है, आतंकी संगठन इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश में एक कार के डिग्गी में 145 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था और उसके वजह से यह जो है कि पूरा जो अमोनियम नाइट्रेट था काफ़ी चर्चा में आया था। उस समय की कई रिपोर्ट का दावा है कि 145 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से 303 से लेकर, ध्यान दी 300 नहीं, 3 से लेकर 4 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। इतना बड़ा है 145 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अर्थात इससे अगर विस्फोटक सामग्री बना दिया जाए तो 3 से लेकर 4 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर सकता है। भारत सरकार ने इसी चिंता के तहत उर्वरकों में चूंकि इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है तो इसके कारण भारत सरकार ने कहा कि जिन उर्वरकों में 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होगा उसे विस्फोटक की श्रेणी में रखा जाएगा, ना कि उर्वरक की श्रेणी में। इससे ये बताता है कि हम इसकी पहले से गंभीरता को समझ रहे हैं। अब देखिए जो वर्तमान घटनाक्रम है, चूंकि अमोनियम नाइट्रेट की विशेषताओं से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, ये मैंने बता दिया। भूमध्य सागर के पूर्व में पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश लेबनान है जिसकी राजधानी बेरूत है। अब देखिए आपको ये लेबनान दिखाई दे रहा होगा। इस लेबनान को देखिए तो आपको लेबनान से उत्तर में सीरिया दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण में आपको इजराइल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो भूमध्य सागर लिखा दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए आपको बेरूत की लोकेशन लेबनान के अंदर दिखाई दी। तो यहीं पर एक पोर्ट था और वहीं पर क्या हुआ है, जो है कि विस्फोट हुआ है। और इस देखिए क्या लिखा हुआ, सीरिया और इजराइल के साथ एक सीमा साझा करता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 70 लाख है, जिसमें से 60% लोग मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, 38% लोग ईसाई कम्युनिटी से और 2% अन्य धर्मों से संबंधित लोग करते हैं। बेरूत क्षेत्र में एक पोर्ट अर्थात बंदरगाह बेरूत पोर्ट सिलोस है। इस पोर्ट के समीप कई वेयर हाउस बनाए गए हैं और वेयर हाउस इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे सामान जो आते हैं वहां पर रखे जा सकें, फिर देश के आंतरिक भागों में पहुंचाए जाते हैं। तो जैसे हर पोर्ट के पास कुछ वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पर भी क्या है, कुछ वेयर हाउस बनाए गए थे। हुआ एक क्या था, सितंबर 2013 में एक जहाज जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी उसमें आ गई और इसके कारण यह जो जहाज है पोर्ट बेरूत सिलोस, जो यहाँ का पोर्ट है बेरूत पोर्ट सिलोस, वहां पर रुका। जहाज का चूंकि वहां पर निरीक्षण किया गया तो पता चला इसमें 2750 टन, ध्यान दीजिएगा, टन अमोनियम नाइट्रेट है। अब जब इतनी बड़ी अमोनियम नाइट्रेट का पता चला तो जहाज वालों से पूछा गया कि ये कहाँ जा रहा है और इसका लाइसेंस कहाँ पे है। जहाज के मालिक ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जहाज पर अपना कानूनी अधिकारी छोड़ दिया कि यह हमारा जहाज ही नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है कि मामला कोर्ट में गया। फिर वर्ष 2015 में इस अमोनियम नाइट्रेट को समीप के एक वेयर हाउस में रख दिया गया जहाज से उतारकर। अब वेयर हाउस में जिसमें रखा गया वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त सुविधा नहीं थी, लेकिन जो है कि अथॉरिटी ने बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं दिया कि यह जो अमोनियम नाइट्रेट है यह विस्फोटक सामग्री है, आगे चलकर कोई दिक्कत हो सकती है। खैर वहीं पर रखा रहा और उसके वजह से आज 5 साल बाद अगर देखें तो उसमें किस कारण से विस्फोट हुआ ये नहीं पता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 4000 से अधिक लोग घायल हैं। क्योंकि पहले ही से ये देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो ये लेबनान के लिए दोहरा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अस्पतालों में पहले से जगह नहीं थी और अब तो लाशें जो है कि ऐसी सड़कों तक पर पड़ी हैं। धमाका इतना भीषण था अमोनियम नाइट्रेट का, यह जो है कि 10 किलोमीटर के एरिया में जो घर मौजूद थे उनको नुकसान हुआ है और धमाके की आवाज़ तो 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक गई है। मैंने आपको जो अभी मैप दिखाया था ना लेबनान का, आप उसको रोक के देखिएगा, आपको साइप्रस दिखाई दे देगा। लेबनान और इजराइल में पहले से तनाव चल रहा है, तो कई लोगों ने कहा कि यह जो है कि हो सकता है इजराइल के द्वारा कुछ हमला किया हो, लेकिन बाद में पता चले नहीं, इजराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इजराइल ने स्वीकार भी कर दिया और ये भी कहा कि हम मदद करने को तैयार हैं। हुआ क्या था कि मंगलवार को ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वह उस पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह क्या है, एक आतंकी संगठन है जो लेबनान से क्या करता है, इजराइल पर हमला करता है। इसीलिए लोगों को पहले लगा कि यह तो जो हो सकता है इजराइल के द्वारा किया गया हमला हो, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो क्या है जो वहाँ वेयर हाउस में रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट था उसमें क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं किस प्रकार कि एक जो है कि थोड़ा सा कम जो है कि गंभीरता से लिया गया
एक ऐसा डिसीजन था जिसने पूरे देश में कितना बड़ा आपातकालीन स्थिति क्रिएट कर दी है। देश में जो है कि पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कई तरह के देश जो है कि समर्थन में आए हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों की जान जा चुकी है, जिन लोगों की जान जा रही है, ये क्या है, एक मानवीय आपदा का रूप है। और मानवीय आपदा इसलिए क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट को रखा जा रहा था तो अमोनियम नाइट्रेट को लेकर पहले ही वैश्विक समुदाय इसको लेकर सचेत है। जैसे कि भारत के संदर्भ में मैंने बताया, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए था और इसको ऐसे रख दिए जाने के कारण क्या हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।